नमस्ते भारत। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रुपए की वैल्यू घटी नहीं है, इन कंपैरिजन डॉलर बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, तो आप क्या कहोगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पिछले 1 वीक में $1 की वैल्यू 90 रुपए के बराबर हो गई एंड इंडियन रूपी बिकम एशिया का वन ऑफ द रोस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। 1947 में $1 की वैल्यू लगभग 4 रुपए थी, लेकिन आज $1 की वैल्यू 90 रुपए के बराबर। अब इस ओवरऑल न्यूज के बाद आपको मोदी जी की 13 साल पुरानी एक वीडियो याद आएगी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रुपया इतना गिर नहीं सकता है। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और आज जब खुद 13 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्यों उनसे रुपया संभालने जा रहा है? उन्हीं के सामने, उन्हीं की नजरों के सामने रुपया इतना नीचे कैसे हो गया है? एशिया का मोस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कैसे बन गया? और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आज उसके रुपए की वैल्यू इतना गिर क्यों रही है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और फंडामेंटल क्या है, इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो इन तक देख लिया तो आपको इजीली कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो $1 की वैल्यू लगभग 4 रुपए के बराबर थी, जो कि आप कहोगे लगभग इक्वल थी। लेकिन आज 2025 में आज वैल्यू 90 रुपए के बराबर है। मतलब कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको उसके बदले में 90 रुपए पे करना पड़ेगा। तो पिछले 78 सालों के अंदर में रुपए का इतना बड़ा डाउनफॉल, ये डिवैल्यूएशन है या फिर डेप्रिसिएशन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग बता ही नहीं पाते हैं कि ये डिप्रिसिएशन है या फिर डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है, इसका पता लगाते हैं एक्सचेंज रेट से। और एक्सचेंज रेट दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब कोई देश खुद डिसाइड करता है कि हम $1 के बराबर अपने रुपए का जो वैल्यू है हम फिक्स करके रखेंगे, चाहे आपका डॉलर कितना बड़ा या कितना छोटा क्यों ना हो जाए, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो उसको फिक्स करके रखेंगे। सपोज मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम $1 के बराबर हम आपको सिर्फ 20 रुपए ही पे करेंगे, तो ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन इसी के दूसरे साइड जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जब कोई देश अपनी करेंसी को मार्केट वैल्यू से इमर्ज कर देता है और डिसाइड करता है कि जो मार्केट प्राइस होगा हम डॉलर की वैल्यू वही पे करेंगे, तो मार्केट फोर्स जैसा होगा डॉलर के ऊपर में, वैसे ही वैल्यू हमें पे करनी पड़ती है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब बात आती है डिवैल्यूएशन की और डेप्रिसिएशन की। कहां पे डिवैल्यूएशन होगा और कहां पे डेप्रिसिएशन होगा? देखो, जब करेंसी की वैल्यू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गिरती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन जब पैसे की वैल्यू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कम होती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। 1991 से पहले इंडिया की करेंसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करती थी, तो उस समय जो पैसे की वैल्यू गिरती थी वो डिवैल्यूएशन माना जाता था। लेकिन 1991 के बाद इंडिया की करेंसी मार्केट प्राइस पे रिले करती है। सो जिस तरीके से मार्केट प्राइस फ्लॉट होता है उसी तरीके से पैसा भी फ्लॉट होता है, और इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इस समय जो भी पैसे में गिरावट आ रही है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, डिवैल्यूएशन बोलने की बजाय। सो जैसा मार्केट फोर्स होगा वैसे ही पैसे की वैल्यू अप एंड डाउन करेगी। सो अब यहाँ पे बात आती है कि मार्केट फोर्स का कैसे पता चलता है और मार्केट फोर्स है क्या। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अमेरिका के डॉलर पे चले जाते हैं। देखो, एक समय था जब अमेरिका खुद का डॉलर प्रिंट कर रहा था, तो जो इन्वेस्टर्स थे वो अमेरिका में पैसा नहीं डाल रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जितना ज्यादा अमेरिका डॉलर प्रिंट करेगा उतना ज्यादा अमेरिका के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी क्रैश करेगी। सो इसलिए इन्वेस्टर अपना पैसा वहां पे डालते थे जहां पे रिस्क कम था और सस्टेनेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन फिर एक टाइम के बाद अमेरिका ने डॉलर प्रिंट करना बंद कर दिया और डेवलपमेंट पर फोकस करने लगे। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इन्वेस्टर्स चाहते थे। उन्होंने बाकी कंट्रियों से अपना पैसा निकाला और अमेरिका में डालना शुरू कर दिया। और इन्वेस्टर्स जब अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे तो उनको डॉलर परचेज करना पड़ता था, और जब उन्होंने डॉलर को परचेज किया तो एज कंपेरिजन टू प्रीवियस डॉलर का प्राइस बढ़ता चला गया। और ऐसे ही मार्केट फोर्स काम करता है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो फिर डॉलर का प्राइस बढ़ता है, डॉलर और स्ट्रांग होता है। अब डॉलर की इस डिमांड और सप्लाई में आरबीआई अपना खुद का फॉरेक्स रिजर्व बर्न करता था सिर्फ रुपए को कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी स्टोरी क्या है इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे, बट उससे पहले हम रिसेंट के इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और सबसे पहले वो सभी देशों पर टैरिफ इंपोज करते हैं। उसमें इंडिया सबसे टॉप पर था जिसपे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया। भारत पर टैरिफ इंपोज होने के बाद वो सभी बिजनेसेस सफर करने लगे जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किया करते थे, और दूर दूर तक ना ही अमेरिका और ना ही इंडिया सेटलमेंट के लिए कदम बढ़ा रहा था। जिसका नतीजा ये निकला कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2025 में इंडिया से करीब $17 बिलियन विड्रॉ कर लिए। इस विड्रॉ के बाद डॉलर की डिमांड दोबारा बढ़ी और पैसे की वैल्यू घटने लगी। लेकिन इस बार आरबीआई ने पैसों को कंट्रोल करने के लिए वैसा कुछ नहीं किया जैसा वो हमेशा से करता आ रहा। होता यूं है कि जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए की वैल्यू घटती है,
और उस रुपए की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपना खुद का फॉरेक्स रिजर्व बंद करता है रुपए की वैल्यू को कंट्रोल करके। होता कुछ ऐसे है कि जब डॉलर की डिमांड बढ़ने लगती है और रुपए की वैल्यू घटने लगती है, तो रुपए की वैल्यू कंट्रोल करने के लिए आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व में रखे हुए डॉलर्स को दे देती है कि ले जाओ, जो तुम्हारा डॉलर का डिमांड है वो हमसे पूरा कर लो। और रुपए की कंट्रोल करने की इसी स्ट्रेटजी को कहते हैं आरबीआई की ओल्ड स्ट्रेटजी। लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और इंट्रोड्यूस किया न्यू स्ट्रेटजी रुपए को कंट्रोल करने की। आरबीआई ने डिसाइड किया कि अब हम फॉरेक्स रिजर्व को बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाले, बल्कि रुपए को हम फेयर वैल्यू तक लेकर के आएंगे। क्योंकि अभी तक जो आप डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू देख रहे थे वो बिल्कुल सच्चाई नहीं थी, वो सब कुछ आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस बार आरबीआई डॉलर को कंट्रोल करने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व को नहीं बंद किया और खुला छोड़ दिया रुपए को कि जितना तुमको गिरना है वो गिर जाओ। क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे थे उसमें गवर्नमेंट बॉडीज का मिसयूज किया जाता था पैसे को कंट्रोल करने के लिए, जिससे देश के अंदर में तत्कालीन सरकार का इंसल्ट ना हो। लेकिन कब तक सरकार पर्दे के पीछे फॉरेक्स रिजर्व को बंद करता रहेगा रुपए को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि आज नहीं तो कल ये पर्दा पब्लिक के सामने खुलने ही वाला है कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू रुपए के फॉर्म में क्या है। अब बात आती है कि इससे फायदा और लॉस क्या होगा। सो मेरे आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग 2013 में जब $1 की वैल्यू करीब 68 रुपए के आसपास थी, तब उस समय देश के पास फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $275 बिलियन का। लेकिन आज 2025 में डॉलर की वैल्यू 90 से ज्यादा है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के आसपास। ये तो हो गया आपका पहला फायदा। दूसरा फायदा है जो हमारे देश से आईटी सर्विसेज हम दूसरे देश को सेल करते हैं, उसके बदले में जो हमें डॉलर मिलता है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाए। तो यहाँ कमाने वाले अब थोड़ा और ज्यादा कमाएंगे, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में वो भी अब थोड़ा ज्यादा कमाने लगेंगे। लेकिन दूसरी साइड एक बड़ा लॉस भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल आज भी हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, सो उसका पेमेंट हमें डॉलर में ही पे करना होता है। सो जो पहले $1 के बदले में हमें 80 रुपए पे करना पड़ता था, आज हमें 90 रुपए से ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? तेल महंगे होंगे, तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो लॉजिस्टिक महंगा होगा, लॉजिस्टिक महंगा होगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगे होंगे। फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये इन्फ्लेशन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये खर्चे का बोझ आपकी ही जेब पर पड़ने वाला है। अब दूसरा बड़ा लॉस, जो स्टूडेंट फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे उनको प्रीवियस के कंपैरिजन में इस बार अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा लॉस ये है कि जो फॉरेन में घूमने जाना चाहते थे अब उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालने के लिए मैं आपको डेलीगेट करता हूं कि आपको इसमें क्या समझ में आया और क्या रुपए की वैल्यू अगर गिर रही है तो इससे क्या लॉस है और कौन से बेनिफिट्स हैं, ये आप खुद डिसाइड करो, जिससे कि आगे चल करके आपको कोई भी इजीली मैनिपुलेट ना कर सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और जो रिसेंट के बिजनेस अफेयर्स होते हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। बाकी आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।